अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा प्रोडक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शाहवेज़। और आज हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस दुनिया में हम अपनी दुनिया से भी ज़्यादा रहते हैं, इंटरनेट की दुनिया। इस दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं एंड कुछ मेन चीज़ें जिसके बारे में मैं आप हर कोई क्यूरियोसिटी रखता है, लाइक एथिकल हैकिंग, हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, स्कैम्स, फ्रॉड्स एंड इन चीज़ों के बारे में हर कोई लाइक क्यूरियोसिटी रखता है। इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक गेस्ट है। वो गेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उन्होंने बेरिया यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी एंड वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आईटी असिस्टेंट मैनेजर हैं एंड फ़िलहाल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मास्टर कर रहे हैं। मेरी मुराद है मिस्टर फुरकान रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुना है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप इस फील्ड में एक एक्सपीरियंस रखते हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आईटी असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में लाइक नॉलेज होगी, आप इसके बारे में फ़र्दर स्टडीज़ भी कर रहे होंगे। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी फ़िलहाल क्या मसरूफियात हैं? अच्छा शाविज़ भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए अपने प्रोग्राम में। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो समझे कि जस्ट छोटा सा एक सफ़र कवर किया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की दुनिया में। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। करंटली मैं जो समझे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ तो उसमें ज़्यादातर मेरा जो फोकस है वो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स और ऑडिट्स की तरफ है। एथिकल हैकिंग की भी ज़ाहिर सी बातें नॉलेज रखते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अभी ये है कि लर्निंग जोन में है। अभी मास्टर्स जस्ट कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं और अभी बहुत सारा अपना हाथ ऑफ करना है एथिकल हैकिंग की तरफ। तो ये एक छोटा सा इंट्रो मेरी बारे में मैंने आपको दिया है। सेकंड ये है कि अभी मास्टर्स के बाद इंशाल्लाह फिर देखेंगे किस सर्टिफिकेशन की तरफ परस्यू करना है और फिर अपने कैरियर को किस तरह मूव करना है। तो ये तो आपकी लाइक ऐसी मसरूफियात हो गई जिसको इंसान सुन के कहे कि बहुत बिजी आदमी, लाइक है वो बहुत अहमियत वाला आदमी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हैकिंग क्या चीज़ है, आखिर क्या भला है? हर कोई बात इस बारे में बात करता है, लाइक हम देखते हैं हैशटैग एक हमेशा मिलता है हमें हैकिंग। तो ये क्या चीज़ है लाइक? अच्छा देखिए, हैकिंग का जब वर्ड हमारा एक बच्चा जब सुनता है, स्पेशली जो यंग बच्चा होता है, तो उसको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है यार, हैकिंग करेंगे, किसी का पासवर्ड निकाल लेंगे, किसी का डेटा निकाल लेंगे, किसी के साथ कोई स्कैम कर लेंगे, छोटा मोटा स्कूल का होमवर्क चुरा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारा यंग बच्चा जो है ना, मतलब हैकिंग को किसी और ही सिमत में लेके जाता है। हैकिंग एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स दोनों मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ सबसे पहले हैकिंग की, तो कोशिश करूँगा कि मैं बिल्कुल इसको टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन ना करूँ। हैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा एक्ट है जो किसी को सोशली, मॉनेटरी या फाइनेंशियली किसी को लॉस पहुंचाए। यानी कि आसान वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चोर होता है या चोरों का जो ग्रुप होता है, वो डायरेक्ट जाकर डाका नहीं मारता, बल्कि वो क्या करता है, सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना है। टारगेट करने के अंदर सबसे पहले वो स्कैन करता है, वो देखता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, कितना इनका प्रॉफिट है, कितना इनका लॉस है। ठीक है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को जज करता है, उसमें कितने दरवाजे हैं, कहाँ से घुस सकता है, और एम्प्लॉयज़ कौन है, एम्प्लॉयज़ को वो कैसे बेवकूफ़ बना सकता है, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ बैठा हुआ है। जब उसको पूरा ट्रैक कर लेता है, वो देख लेता है, उसके बाद वो अंदर घुसता है, डाका मारता है और अपना काम निकलवाने की कोशिश करता है। वो कामयाब हो ना, वो बात की बात है, लेकिन ये एक वो अमल करता है। अब ये तो एक एक नॉर्मल प्रोसेस है जो अक्सर मतलब एक हमारे यहाँ के जो लोग फिज़िकली किसी के साथ चोरी करने की कोशिश करते हैं, तो सेम केसेस एप्लीकेबल फॉर द हैकिंग। उसमें क्या होता है कि बस उसमें जो चोरी थी, जो डाका मारा जाता था वो फिज़िकली मारा जाता था, बट अब डिजिटल दौर है और अब चोरी भी डिजिटल तरीके से होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे लूप होल्स बढ़ते जा रहे हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब क्या है कि लोग कोशिश करते हैं, स्कैम्स करते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के वायरसेस या मेलवेयर लोगों के सिस्टम में, मोबाइल में भेजते हैं और उस तरीके से इनको बेवकूफ़ बनाकर या किसी और ट्रिक के ज़रिए वो इनको किसी ना किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये एक बिल्कुल बेसिक और छोटी सी डेफिनेशन है हैकिंग की। अब मैं अगर बात करूँ एथिकल हैकिंग की, तो एथिकल हैकिंग वर्ड से तो ऐसा लगता है कि हैकिंग करो लेकिन एथिक्स के साथ। यानी एथिक्स का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने पास एथिकल हैकर्स हायर करती है, इसलिए क्योंकि अब हैकर्स हैं। देखें, फॉर एग्जांपल अगर दुनिया में चोरों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता तो शायद पुलिस भी नहीं होती, तो दुनिया बड़ी पीसफुल होती।
तो इसी तरह एथिकल हैकिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि हैकर्स पूरी दुनिया में आ गए। अब आपके सिस्टम से, आपके लैपटॉप पे, आपकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है, अगर आप 24 घंटे की बात करें, आप 8 घंटे सोते हैं, बाकी के आवर्स में आप कहीं ना कहीं थोड़ी देर में आप मोबाइल फ़ोन का तो यूज़ करते हैं। आपकी हर चीज़, आपका कारोबार, सब कुछ मोबाइल फ़ोन पे आ गया है। हम एक दुनिया की जगह पे दो दुनिया में जी रहे हैं। तो दुनिया में जी रहे हैं। अब वो जो दुनिया है उसको जीने के लिए फिर आप डिफरेंट किस्म के एसेट्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं। तो उन एसेट्स को फिर हमें सिक्योर भी करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो बदनामी ज़माना जो हैकर्स हैं, तो वो बस कोशिश करते हैं किसी तरीके से आपका डेटा लीक करने की कोशिश करें, आपका पर्सनल डेटा वो चुरा लें, उसको लीक करें, या आपकी मोबाइल में या कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें आपको इस तरह फ्रॉड करने की कोशिश करें कि आपका जो है ना वो आपको फाइनेंशियली नुकसान हो जाए और उसके बाद आपका जो पैसा है उसके पास एक तरीके से सॉर्ट ऑफ आ जाए। तो कंपनीज़ क्या करती है, वो एथिकल हैकर हायर करती है, इसलिए हायर करती है ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर बनाए। उन हैकर्स से लड़ने के लिए एथिकल हैकर्स आते हैं। फिर उसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ब्लू टीमिंग, रेड टीमिंग, वो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में हो जाएगा। फिर कभी ये है कि इंशाल्लाह इस पर कभी सेशन हुआ तो उस पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है एथिकल हैकिंग, जो हैकर्स के ख़िलाफ़ बेसिकली हैकर्स के ख़िलाफ़ एक्शन में आता है और उनसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने की कोशिश करता है। तो इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि हैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में एक हैकर घुसता है, हैकिंग करता है, लाइक डाका डालता है। इन शॉर्ट ये बात हो गई। इन शॉर्ट ये है कि डाका डालता है। एंड एथिकल हैकर वो चीज़ है जो इन हैकर से हमें सेव करने, लाइक एथिक्स के साथ वो काम कर रहे हैं। एथिक्स के साथ काम करें, ज़ाहिर सी बात है। एथिक्स के साथ ये होता है कि आप परमिशन भी लेते हैं कंपनीज़ की, फिर उनसे पहले तो ये है कि ऐसा नहीं है कि आप बस अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ्री में अपनी सर्विसेज बेचना शुरू कर देंगे। चलो यार, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से इतनी मोहब्बत है कि चलो मैं उसको सेव करूँ। बाकायदा कंपनीज हायर करती है, स्पेशली हमारे जो बैंक्स होते हैं, क्योंकि बैंक्स में आपका पर्सनल डेटा तो होता ही है, साथ में आपका पैसा भी होता है, सिर्फ डेटा नहीं बल्कि पैसा भी होता है, तो उसको बचाना होता है, ज़ाहिर सी बात है। तो उसके लिए आप जब एक सर्विस दे रहे हो, किसी लोगों का पैसा जमा कर रहे हो, तो फिर उनका पैसा संभालने भी, तो उसमें एथिकल हैकर्स आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। सिर्फ देखें, इन शॉर्ट ये है कि सिर्फ बैंक्स नहीं, आपकी हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन को आजकल हैकर्स की नीड है, एथिकल हैकर्स की नीड है, क्योंकि अटैक कहीं भी आ जाता है। देखें, आप अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, आपको नहीं पता कि हैकर, या हम हैकर की बात नहीं करेंगे, चोर की बात करेंगे हमारे केस के अंदर, तो चोर कभी भी आ सकता है, किसी भी इलाके में आ सकता है। वो ये नहीं देखता कि डिफेंस क्लिफ्टन का बच्चा है या फिर किसी नॉर्मल एक मिडिल क्लास तबके का है। उस चोर को चोरी से गर्ज है। आपको पता है कि जब कोई रास्ते में स्नैचिंग हो जाती है तो वो ये नहीं देखता कि वो कितना अमीर है, वो ये देखता है बस मुझे जो हाथ आए वो मिल जाए। इसी तरह हैकर्स भी यही करते हैं कि बस किसी तरीके से किसी को फाइनेंशियली लॉस पहुँचाए या उसकी रेपुटेशन लॉस पहुँचाए, ताकि उसका जो नाम है ना मार्केट में वो ख़राब हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं और इसी को सेव करने के लिए कोशिश की जाती है कि एथिकल हैकर को हायर किया जाए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर कर सकें। अच्छा, हम इस चीज़ पे आते हैं, एथिकल हैकिंग और हैकिंग पे, बट इससे पहले एक बहुत लाइक क्वेश्चन है हर किसी के माइंड में। एक फेक कॉल्स का एक कल्चर चला हुआ है। यहाँ पाकिस्तान से फॉरेन में फेक कॉल्स जाती हैं एंड वो स्कैम हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, एंड वहाँ से भी यहाँ पर आती हैं एंड इंग्लिश कॉल्स होती है, तो हम उस पर और अच्छे से बिलीव कर लेते हैं, लाइक हमारे यहाँ की आवाम। तो इन कॉल्स का क्या चक्कर है, लाइक क्यों, लाइक किस तरीके से यह हमसे बात करते हुए हमारा लाइक फाइनेंस अपने पास ले लेते हैं? अच्छा शाविज़ भाई, आजकल एक स्कैम चल रहा है, उसको कहते हैं स्पूफिंग। ठीक है, स्पूफिंग में क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो पूरी प्लानिंग के साथ आपको टारगेट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हैकर्स का पहला टारगेट ये होता है कि वो आपको पहले जांचेंगे आप कौन है, किधर से हैं। ठीक है, उसके बाद वो आपको कॉल करते हैं, और वो ये प्रिटेंड करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि भाई हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, हम बैंक से बात कर रहे हैं, हम स्टेट बैंक से बात कर रहे हैं, हम किसी आर्मी से बात कर रहे हैं, नेवी से बात कर रहे हैं। वो इस तरह से कोशिश करते हैं, सामने वाले बंदे को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं कि हम जो है ना, मतलब किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और हम जस्ट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल कर रहे हैं। पहले के वक्तों में भी स्कैम्स होते थे, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नया स्कैम है। जब हमारे पास पुराने ज़माने में लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे, PDCL वाले, उस वक्त भी कॉलें आती थी, ऐसी बात नहीं आती थी, अभी भी आती थी। लेकिन उसमें ये होता था कि एक अननोन नंबर से कॉल आ गई, ठीक है, मोबाइल नंबर से कॉल आ गई। लेकिन अब ये तरीका इतना प्रोफेशनल हो गया है, लोगों ने इतने नए तरीके निकाल लिए हैं। अब क्या होता है कि अब आपको जब कॉल आती है तो बाकायदा
आपके बैंक्स होते हैं उनके नाम लिखे हुए होते हैं, जबकि वो बैंक्स नहीं खुद नहीं होते। वो अपनी कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स पीछे से बैकएंड से रन करते हैं जिसकी वजह से आपकी बैंक का या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना सामने लिखा आता है। अब जब वो बंदा कॉल आती है देखता है तो वो ये अज्यूम करता है कि भाई ये तो मेरी अपनी बैंक से ही कॉल आई। अच्छा, वो कॉल उठाता है और उससे फिर मज़ीद मालूमात वो जो हैकर होता है वो निकालने की कोशिश करता है। मैं आपको ये चीज़ एक केस स्टडी से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे एक फ्रेंड के साथ रिसेंटली तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले ये एक वाक़या हुआ। हालांकि वो माशाल्लाह से बड़ा शार्प बंदा है, लेकिन बात वही है कि जब आपका वक्त बुरा हो ना तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात आप बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना माशाल्लाह से टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक क्लिक पर अगर आप एक लिंक पे अगर आप क्लिक कर लेते हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली तो फिर आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो शायद मेरे दोस्त का उस दिन वक्त बहुत बुरा था और उसके नतीजे में यही स्पूफिंग की वजह से 11 से 12 लाख रुपए का स्कैम हो गया उसके साथ, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। हुआ कुछ यूँ था कि उसको एक कॉल आती है, ठीक है, और जब उसको कॉल आती है सुबह के 9:30-10 बज रहे थे, वो कोशिश करते हुए इस वक्त कॉल करे ताकि बंदा नींद से जागे। वो पूरी टेक्निक के साथ वो कॉल करता है। कॉल आती है, मेरे दोस्त को कहते हैं कि हम इस ABC बैंक के साथ ABC बैंक से बात करें। मैं बैंक का नाम फ़िलहाल यहाँ मेंशन नहीं करना चाहूँगा। ABC बैंक या ABC कोई सर्विस लाइक इस तरह एक बैंक से इसको कॉल आई और उसने कहा हम इस बैंक से बात कर रहे हैं, ठीक है, हम जस्ट वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है वगैरह वगैरह। तो शुरू में तो मेरा दोस्त नींद में ज़रूर था, लेकिन उसने इसके जहन में ये बात आई कि नहीं यार ये कुछ हो सकता है। फिर होता ही है कि वो उसका ट्रस्ट गेन करने में कामयाब हो गए। किस तरह से? वो कहते हैं कि नहीं हम जस्ट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वो बातों में इसको घुमाते हैं। सुबह के वक्त अब ज़ाहिर सी बात इंसान का जब तक चाय नहीं पी होती हमारे लोगों ने, तो ज़ाहिर सी बात है जब तक वो बंदा जागता नहीं है। तो उसको कॉल आती है और पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम तो जस्ट वेरिफिकेशन कर रहे हैं और हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, हम आपसे पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं पूछेंगे, जो करेंगे वो आप करेंगे, बस आपके एंड से वेरिफिकेशन हो जाएगी, हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। होता ये है कि इसको कॉल पर कहते हैं कि हम आपको एक लिंक शेयर कर रहे हैं और आप इस लिंक पर क्लिक करें तो आपको जस्ट अपने ID पासवर्ड से अपने बैंक अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है। वो मैसेज को देखता है, कॉल पे होते हुए मैसेज को चेक करता है, लिंक आता है, उस पर क्लिक करता है मैसेज पर, तो वही एक पेज खुल जाता है। जबकि वो जो बैंक का पेज खुलता है वो रियलिटी में वो पेज नहीं होता, बल्कि वो एक फ़ेक पेज होता है, ठीक है। अब वो देखता है, वो तो ये ज़्यूम करता है कि भाई ये तो मेरी बैंक का पेज है, ठीक है यार वो होगा। अब बैंक वाला इसको यही कहता है, इसका इस तरह से एतमाद जीतता है। वो कहता है कि ये आप ही करेंगे, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आप ही करेंगे। तो उसके जहन में फ़िशिंग का कॉन्सेप्ट था ही नहीं अचानक। तो उसमें वो अपने जो क्रेडेंशियल्स है, जो ID पासवर्ड है, वो जैसे वो एंटर करता है। अब जैसे वो एंटर करता है तो बैकएंड पर जो हैकर होता है, जो उसके साथ कॉल पे होता है, इसकी पूरी टीम होती है, आई डोंट नो, या वो खुद होता है, उसके पास सामने स्क्रीन पर ID और पासवर्ड जैसे मेरा दोस्त एंटर करता है उसके पास आ जाते हैं। अब वो दूसरे एंड पर मोबाइल पर जल्दी जल्दी उसका ID पासवर्ड लिखता है, वो आगे बढ़ता है। मेरा दोस्त, उसको लगता है शायद मैं लॉगिन करता है, बट वो लॉगिन नहीं होता, वो जैसे एक ट्रैप होता है, वो फिशिंग एक लिंक इसके सामने आ जाता है। वो जैसे आगे बढ़ता है तो आपको पता है कि जब हम अपनी बैंक्स की एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो एक OTP कोड आता है। अब उसके बाद OTP कोड आता है तो वो कॉल वाला बंदा चूँकि वो फर्स्ट टाइम लॉगिन कर चुका होता है, ठीक है, इसको ID पासवर्ड दोस्त से मिल चुका होता है, तो वो कहते हैं आपके पास OTP आया होगा, तो ज़रा आप खुद OTP डाल दें, हम आपसे OTP नहीं मांग रहे। तो इस तरह दोस्त का एतमाद जीतता है। अब दोस्त जैसे OTP डालता है तो वो एक्चुअली लॉगिन खुद नहीं होता, वो बैकएंड पे उसको OTP भेज रहा होता है। अब उसको OTP मिल जाता है, वो ठक करके OTP डालता है, मेरे दोस्त का अकाउंट उसके पास खुल जाता है। मेरे दोस्त को नहीं पता, वो उसको कॉल पे रखता है। अब वो कॉल पे घुमाता है, उसको बातें करते हैं, यहाँ वहाँ की बातों में लगाता है, हम यूँ कर रहे हैं यूँ कर रहे हैं। मेरे दोस्त को पता ही नहीं है, वो बातों में मगन हो जाता है। अब जब अकाउंट लॉगिन हो गया तो समझे कि दरवाजे की चाबी जो है वो पूरे इसके हाथ में आ गई। वो पीछे से, और अंदर कोई चौकीदार भी नहीं है। चौकीदार भी नहीं है। चौकीदार तो खुद समझे कि जो थे ना उन्होंने अपने हाथ से ही चाबी दी थी, उनको नहीं पता था ना, अवेयरनेस की शायद कमी थी या फिर नींद से नहीं जागे हुए थे। तो उसमें हुआ ये कि उन्होंने खुद ही चाबी दे दी। वो लॉगिन करते हैं और 3-4 ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, 11 से 12 लाख रुपए वो साफ़ करके चले जाते हैं। वहाँ पर मेरे दोस्त को जब कॉल पे होता है तो टिन यहाँ यानी एक रिंग टून मैसेज की बजने लगती है मुसलसल, वो इसके अलर्ट्स आ रहे होते हैं। अलर्ट्स आ रहे होते हैं। फिर इसके जहन में जागते ही हो क्या रहा है, वो जैसे देखता है तो भाई आपके तो पैसे कट रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर इसका जहन काम करता है और वो फ़ौरन कॉल ड्रॉप करता है, फिर वो रिपोर्ट करता है। लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक इसका लॉस हो गया और जिसके जो पैसे थे वो ट्रांजेक्शन हो गई। हैकर साहब जो थे वो कामयाब हुए और
काफ़ी हद तक कुछ पैसों की इसकी रिकवरी हुई है जो इसके अपने बैंक से हुए, जो इसकी बैंक से वहाँ ट्रांजेक्शन हुई थी वो तो इसकी रिकवरी हो गई, लेकिन जो बाकी बैंक्स की तरफ चला गया था तो मेरे ख्याल से वो शायद रिकवरी नहीं हो पाई। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा, लॉस हुआ। तो इस तरह से लोग आजकल स्कैम कर रहे हैं, और ये मैं जैसे आपको बताया कोई नई टेक्निक नहीं है, बहुत पुरानी टेक्निक है। बस तरीके नए हैं, और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी इसमें नए नए इन्हेंसमेंट होती जाएगी, तो ये स्पूफिंग होती है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा सरगर्म है ये चीज़। लाइक बैंक वालों ने उसके उनके साथ कोऑपरेट किया एंड विक्टिम होने के बाद बैंक वालों ने उनकी लाइक रिकवरी थोड़ी करवा दी जितनी उनके लाइक बस में थी। देखिए वो जितना कर सकते हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के बैंक्स इस चीज़ में कुछ बेहतर है कि वो कॉपरेट तो ऑब्वियसली कर रहे हैं, क्योंकि उनका कस्टमर था, तो वो उनकी क्वेरीज को सुनते हैं और उनको रिस्पॉन्स करते हैं, और उन्हें भी पता है कि आजकल स्कैम्स किस तरह से होते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर भी ली। लेकिन जब डिफरेंट बैंक्स की ट्रांजेक्शन हो जाती हैं और कहीं और पे पैसा निकल जाता है तो फिर इसकी ट्रांजेक्शनिंग मुश्किल हो जाती है। तो बैंक टू बैंक जब ट्रांजेक्शन होती है तो एक पूरा हिस्ट्री का ट्रैक आपको शायद मिल सकता है। अलबत्ता ये है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें किसी और पर रिलाई नहीं करना, हमें अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव होना चाहिए, और हमें कोशिश करना है कि हम अपने आप को एम्पावर्ड करें, और इन फिशिंग और स्पूफिंग के बारे में एटलीस्ट इतनी बेसिक नॉलेज रखें कि अगर कोई हमें ट्रैप करने की कोशिश करता है तो हम अपने आप को बस सेव कर सकें। तो लाइक फेक कॉल्स तो ये हो गई एंड हमारे यहाँ लाइक एक कल्चर चला हुआ है लाइक सेंटर्स बने हुए बाकी था, उन सेंटर्स के जरिए हम बाहर फॉरेन में स्कैम्स करते हैं, हम अपनी कंट्री की इमेज भी ख़राब करते हैं, हम अपनी कंट्री की करेंसी को भी ख़राब करते हैं। हमारी कंट्री में जो करेंसी आ रही है देन बाहर के स्कैम से, भले वो स्कैम से आ रही बट बिग अमाउंट में आती है, एंड वो आती डिसेंट्रलाइज तरीके से, वो आती विदाउट कोई ट्रांजिशन प्रूफ के तरीके से, तो कंट्री में लाइक मनी आ रहा है बट वो ब्लैक हो रहा है, तो ये एक इकनॉमी का भी लॉस है। एंड बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हम देखते हैं, हर एक एरिया में एक सेंटर है जो फेक कॉल के स्कैम्स का लाइक उनका एक मशगला जारी है, वो जॉब्स के लिए हायरिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो लाइक इन सब चीज़ों के बारे में पाकिस्तान की कोई ऑर्गेनाइजेशन या पीटीए कोई स्टैंड ले रहा है या कोई बैंक कोई स्टैंड ले रही है? देखिए बैंक्स क्यों स्टैंड लेगा, बैंक का काम तो जाहिर सी बात है अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना है। अगर उनकी सर्विस में अगर कोई मतलब उनके साथ उनके कस्टमर के साथ उस रेलिवेंटली उस डोमेन में अगर कोई मसला होगा तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स होगा तो वो उस पर एक्शन लेंगे। अलबत्ता मैं अगर आपको बात करूँ ओवरऑल स्कैम की, तो पाकिस्तान की ऑब्वियसली एजेंसीज काम कर रही हैं और पूरी दुनिया में ये एजेंसीज काम करती है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती, और काम आपके सामने शायद ना हो बैकएंड से होता रहता है, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के कंट्रोल्स लगे हुए होते हैं। और आपको रिसेंटली पता होगा, आपने काफ़ी सुना होगा 3-4 महीने 5 महीने पहले की काफ़ी ज़्यादा ये कहानी उठ पड़ी थी कि लोन वाली एप्लीकेशंस का मामला चल पड़ा था कि वो लोन दे रही है और लोग लोन ले रहे थे, शुरू में तो बड़े खुश होते थे, लोन मिलता था, लेकिन बाद में पता चलता था कि जो उनका सूद है वो बढ़ता जा रहा था, और एक वक्त आया कि उन्होंने पता चला कि उनके मोबाइल के सारा डेटा सब कुछ कॉन्टेक्ट्स वो दूसरे शख्स के पास जा चुका है। हुआ क्या था, ये क्या कहानी है? देखिए इसके पीछे सिंपल साइंस है, याद रखिएगा ये सबके लिए है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते चाहे वो लोन की हो या कोई भी एप्लीकेशन हो दुनिया की, आप फेसबुक इंस्टॉल करेंगे या गूगल करेंगे तो हमेशा आपसे टर्म्स एंड कंडीशन का एक सामने जो है ना एक नोटिफिकेशन आता है। हम तो उसको जस्ट बाईपास कर देते हैं और हम आगे निकल जाते हैं। हम कहते हैं यार इसको कौन पढ़े, अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा हुआ है। अक्सर औक़ात इसमें ये लिखा हुआ होता है टर्म्स एंड कंडीशन में कि हम आपका डेटा लेंगे, हम आपका डेटा ले सकते हैं, हम आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट ले सकते हैं। हम नहीं पढ़ते हैं और आपको अक्सर नोटिफिकेशन आ रहा होता है, हम अलाउ करते जाते हैं। अब जैसे जैसे हम अलाउ करते हैं, कैमरे का एक्सेस अलाउ, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस अलाउ, अपनी मीडिया का एक्सेस अलाउ हम करते हैं। तो लोन एप्लीकेशन में क्या हो रहा था, इन्होंने सबको यस यस कर दिया होगा लोगों ने। आप उन लोगों के पास उसकी मोबाइल की मीडिया का, उसके कॉन्टेक्ट्स का और पॉसिबली उनके कैमरा का, उनके माइक्रोफोन का एक्सेस आ गया। अब वो उनको पूरा ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है, उनको ट्रैक कर, इनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहे हैं और फिर इनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। एट दी एंड हुआ ये कि लबे लुबाब बता रहा हूँ कि जब सूद के पैसा बहुत बढ़ने लगा और ये सब चीज़ें बढ़ने लगी तो फिर उनको थ्रेट करने लगे, तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स मेरे पास है, तुम्हारी बेटी के पिक्चर्स मेरे पास है, तुम्हारी फैमिली के पिक्चर्स मेरे पास है, तुम्हारी वाइफ के पिक्चर्स मेरे पास है। अब जब ये इंसान जब ये सुनता है ना तो उस वक्त इसके जहन में पुलिस वगैरह इस तरह के ख्यालात नहीं आते। वो बस ये बोलता है कि आप मुझे बता दो, मैं आपको मेरे डेटा को बचा लें और मैं जस्ट
आपको पेमेंट कर दूँ। आप पेमेंट कर देते हैं, बच जाते हैं, वरना तो बहुत सारे लोग यही भी करते हैं कि पेमेंट करने के बावजूद भी आपको कुछ समय दोबारा ट्रैप किया जाता है, आपको दोबारा से थ्रेड किया जाता है कि आप मज़ीद पैसे दें। तो बताने का मकसद ये है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, अवेयरनेस की कमी होती है और आगे बढ़ते जाते हैं, अलाउ करते जाते हैं और अपना डेटा खुद अपने हाथों से थाल में पेश कर रहे होते हैं। तो अपने आप को बस बचाएं, कुछ भी हो ज़रूर स्टडी करें, इतनी बेसिक नॉलेज एटलीस्ट ले लें कि कुछ करने से पहले थोड़ा इत्मीनान रखें, थोड़ा लेट कर लें, लेकिन उतनी जल्दबाजी ना करें कि जो आपको किसी खसारे में, किसी नुकसान में पहुंचा दें। लाइक जो रोड पे भी साइंस लगे होते हैं, बी पेशेंटली, ऐसे इंटरनेट पे भी पेशेंस रख के काम करें। बी पेशेंस, फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। तो वहाँ पर प्यार जो है ना, वो अनफॉर्चुनेटली आपको गलत लोगों से हो जाएगा और वो गलत लोग फिर आप लोगों का फ़ायदा भी गलत उठाएंगे। तो इससे बेहतर है कि एक बड़े खसारे में जाएं, आप अपने आप को सिक्योर करके चलें। लाइक थोड़ी पढ़ने की आदत रखा करें। पढ़ने की आदत रखें, पढ़ना हमारे यहाँ रीडी पीपल्स कम है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर लोग पढ़ने के इतने आदी नहीं है। बचपन से एक्चुअली कल्चर ऐसा है ना, हमारी स्कूलिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पूरी कोशिश करते हैं, माँ बाप तो पूरी शौक के साथ भेजते हैं, लेकिन स्कूलिंग सिस्टम तो अल्लाह ही माफ़ करे हमारा जो यहाँ पर चल रहा है। हम बच्चों को जो है ना, जिस तरीके से जिस सिंपल जो पढ़ाते हैं, हम ये नहीं पढ़ाते हैं कि बेटा समझ के पढ़ो, हम तो जस्ट पेपर में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लाने के लिए पढ़ाते हैं। तो बहरहाल एक बहुत बड़ी डिबेट है, इंशाल्लाह इस पर भी कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। लाइक आगे आप अगर हमारे साथ रहे तो इस पे बात की जाएगी ज़रूर, इंशाल्लाह कभी इस पर ज़रूर टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी एक बहुत ज़्यादा लाइक लोग इस चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी रखते हैं, डार्क वेब, डीप वेब। लाइक ये क्या चीज़ है? लोग कहते हैं डार्क वेब डाउनलोड करना है, तो डार्क वेब डाउनलोड कहाँ से, किस तरीके, लाइक किस तरीके से हम डार्क वेब एक्सेस करते हैं? लाइक थोड़ा लाइक क्या है ये, क्या भला है? अच्छा देखिए, ये बला तो बड़ी ख़तरनाक है अगर इसका बंदा एडिक्टेड हो जाए तो। ठीक है, डार्क वेब की क्यूरियोसिटी भी जिसको पता चल जाता है वो बड़ी हो जाती है। मैं आपको इसको सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि देखें, इसको हरगिज़ कोशिश ना करें बिला वजह, जब आपको कोई काम ही नहीं है आप क्यों उसको एक्सेस करें। डार्क वेब सॉर्ट ऑफ एक फॉरम है, ठीक है, समझिए कि एक ऐसी जगह है दुनिया की जो कि आपका जो सरफेस वेब होता है, यानी कि आपकी जो नॉर्मल इंटरनेट होता है, आप जैसे आप गूगल करेंगे, आप बिंग का जो सर्च इंजन यूज़ करेंगे, आप से कोई चीज़ अपनी क्वेरी लिखते हैं, आपको गूगल पर एक रिस्पांस आता है, बिंग पर एक रिस्पांस आता है। डार्क वेब का आप कुछ भी सर्च करेंगे गूगल पर आपको नहीं आएगा, उसके लिए अलग URLs होते हैं, यानी कि लिंक्स होते हैं, उसके लिए अलग ब्राउज़र होते हैं, उसके लिए अलग सर्च इंजन्स होते हैं। ठीक है, आप उसके ज़रिए आप उस डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। अब डार्क वेब है क्या भाई? डार्क वेब पे होता क्या है? डार्क वेब पर लोग जो थोड़े क्यूरियस होते हैं वो ये समझते हैं कि हमें यहाँ पर डिफरेंट किस्म का एडल्ट कंटेंट मिल जाएगा वगैरह। देखिए, डार्क वेब एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सुई से लेकर इंसान तक बिकता है। ठीक है, इंसान के ऑर्गन्स जो होते हैं वो तक बिकते हैं, इलीगल वेपन्स तक बिकते हैं, उसमें एडल्ट और पोर्नोग्राफी जो कंटेंट्स होता है वो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिल जाता है। लेकिन तकरीबन 98% मैं कहूँगा कि वहाँ पर चीज़ें इलीगल आपको मिलती है। कुछ लोग इसको इसलिए यूज़ करते हैं डार्क वेब को कि हम यहाँ पे एनोनिमस रहना चाहते हैं, क्योंकि गूगल आपका डेटा जो है वो ट्रैक करता है, गूगल आपको ट्रैक करने की कोशिश करता है, लोग इस वजह से भी डार्क वेब यूज़ करते हैं। बट मैं उनकी साइंस में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा फॉरम है, ये एक ऐसी दुनिया जहाँ पर ना जाया जाए तो बेहतर है। फजूल में आपका कोई रीज़न ही नहीं है, कोई पर्पज़ ही नहीं है, तो आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? ठीक है, तो ये एक छोटा सा बस मैंने आपको एक इसका बेसिक इंट्रो दे दिया, डार्क वेब क्यों होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर समझिए कि वहाँ पर आपको हैकर्स मिलेंगे। अगर हमें नहीं पता हमें डार्क वेब को यूज़ कैसे करना है, तो पॉसिबली शायद हमारा ही जो सिस्टम है, जो लैपटॉप है या मोबाइल है, जिसके ज़रिए हम डार्क वेब एक्सेस करने की कोशिश करें, वही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और हैकर वहीं पर आके हमारा कोई मेलवेयर इंस्टॉल कर दे और उसके फिर जो रिज़ल्ट्स होंगे ना, वो फिर हम शायद ज़िंदगी भर इसके ऊपर पछताते रहें। तो बिना समझे कि अपनी एहतियात लिए बगैर डार्क वेब पर ना जाएं और कोशिश करें ना ही जाए तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़, जब आपको अच्छा कंटेंट वहाँ बहुत कम देखने को मिले और ज़्यादातर आपको एक नेगेटिव कंटेंट मिले, तो वहाँ जाने से बेहतर है कि हम अवॉइड करें। ये तो लाइक डार्क वेब का हो गया, इंट्रो हो गया डार्क वेब, हमें बच के रहना चाहिए इससे, डार्क डीप वेब से। बट ये जो लाइक फ़ोटोज़ वीडियोस आजकल केस इंक्रीज़ हो रहे हैं, लाइक लीक हो जाती हैं एंड हमें कुछ टाइम तक वो सोशल मीडिया पे कुछ मिल भी जाती हैं एंड टेलीग्राम के लिंक्स के थ्रू मिल जाती हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है वो सोशल मीडिया से भी गायब हो जाती हैं, टेलीग्राम से भी गायब हो जाती है, बट वो हमें जाके डार्क वेब पे मिल रही होती है एंड वो बाकायदा सेल भी हो रही होती है।
हाँ बिल्कुल, ये सिलसिला आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। स्पेशली हैकर्स क्या करते हैं, एक अटैक होता है। आप हैकिंग में एक अटैक, अगर आपको इंटरेस्ट हो आप पढ़ेंगे। रैंसमवेयर एक अटैक होता है। रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है, हैकर्स क्या करते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं। आप एक दो बंदों को टारगेट नहीं करते इस चीज़ के लिए। नॉर्मली वो पूरे पूरे ग्रोह को टारगेट करते हैं, पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करते हैं, हॉस्पिटल्स को टारगेट करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि पैसा निकलवाना। रैंसमवेयर अटैक क्या करता है, हैकर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को या उसके नेटवर्क को इस तरह से हैक करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मेलवेयर उतारते हैं, एक ऐसा ट्रोजन वायरस उतारते हैं जिसके ज़रिए जब वो हैकर उसके कंप्यूटर तक या उसके नेटवर्क तक, उस ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल के नेटवर्क तक पहुंच जाता है, तो क्या करता है, उस कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होती हैं। पेशेंट्स, अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो उसमें पेशेंट्स का डेटा होता है। फार्मास्यूटिकल की बात करूँ तो उसमें डिफरेंट किस्म की मेडिसिन के फार्मूलाज वगैरह चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। तो वो क्या करते हैं हैकर्स के, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं और उसका डेटा जो है इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट का मतलब ये होता है कि वो उसके डेटा को लॉक कर देते हैं। आसान वर्ड्स में समझा रहा हूँ कि उसके डेटा को लॉक कर देते हैं और फिर वो पैसे की डिमांड करते हैं कि भाई आप हमें इस क्रिप्टो करेंसी में आप हमें पे करें, वरना हम आपका जो डेटा है वो डार्क वेब पे लीक कर देंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी पे कर देती है। ऑर्गेनाइजेशन, और जब ऑर्गेनाइजेशन पे करती है तो ठीक है, बाज़ औक़ात तो हैकर्स रुक जाते हैं, और लेकिन जिन्हें मस्ती होती है, जिनको करना ही होता है, जिनको सोशली इनको एक्सपोज करना होता है या फिर इनका किसी ना किसी तरीके से लॉस करना होता है, इनको रेपुटेशनल लॉस पहुंचाना होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, डार्क वेब पर जाकर उनका पूरा डेटा जो है वो उठा के बेच देते हैं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का डेटा क्या डार्क वेब पे मौजूद है, तो बिल्कुल डार्क वेब पर आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ मौजूद होती है। लोग कहते हैं कि शायद वहाँ मौजूद है। मैंने कभी नहीं देखा, मैंने उस डेप्थ तक एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन पॉसिबली ये सब चीज़ें वहाँ मौजूद है। तो डार्क वेब पे क्या करते हैं कि हैकर्स के पूरे पूरे ग्रुप्स होते हैं, रैंसमवेयर ग्रुप्स होते हैं, वो अटैक करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, उनका डेटा उठाते हैं और डार्क वेब पर लीक कर देते हैं। तो आपको बेशुमार डेटा वहाँ मिल सकता है, बट अगेन वही बात है कि आप वहाँ पे जाएँ। एक फिर से एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप वहाँ जाएँ और वहाँ पर आप किसी किस्म का डेटा उठाने की कोशिश करें। हो सकता है कि वो डेटा ना हो, उसके अंदर कोई मज़ीद मेलवेयर छुपा हो और आपके सिस्टम में वो घुस जाए और फिर वही आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाए। तो इससे बच कर रहें। सिर्फ ये सुनने की हद तक अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन उसको अमल मत करें। ये अब निकला हुआ है एक डीप फेक एआई, लोगों की डीप फेक एआईस बनती है, इमरान खान जेल में एंड उसकी एआई वीडियो बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे, कुछ किसी पर्सन ने खुद नहीं बनाई एंड वो डीप फेक एआई वीडियो बनी हुई है। डीप फेक एआई, रोनाल्डो गाने गा रहा है, हिंदी गाने गा रहा है, ये भी डीप फेक एआई। इसका एक ये फनी एस्पेक्ट तो है, बट ये कितना खतरनाक एंड क्या चीज़ है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डीप फेक है क्या। डीप फेक समझिए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की एक टेक्नोलॉजी है। उसमें होता ये है कि आपकी पिक्चर या आपकी वीडियो को इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, उसके साथ ऐसा खेला जाता है कि आपकी पिक्चर वो बेसिकली वो अमल नहीं कर रही, लेकिन उसके साथ वो अमल करवाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक पिक्चर अपलोड की नॉर्मल, ठीक है, अब किसी ने आपके पिक्चर को पकड़ा, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के एआई के एल्गोरिथम्स लगाए, इमेज रिकग्निशन की कुछ थ्योरीज लगा दी। आपने एक चीज़ अमल नहीं किया, आपकी पिक्चर जो है, वो जो एक तस्वीर थी, वो कुछ स्पेशल टूल्स के ज़रिए उस तरह से मैनिपुलेट की जाएगी कि आपके उस चेहरे से बाकायदा वो बोलने लगेगा, उसके मुंह से आप ही की वॉइस ओवर में आवाज़ आने लगेगी, और इतना परफेक्शन के साथ काम होगा कि आप जो बोल रहे हैं, आपकी जो आवाज़ है आपकी लिपसिंग के साथ मैच कर रही होगी। यानी कि मतलब इतना एडवांस हो गया है डीप फेक कि उसके अंदर आपने एक अमल नहीं किया, वो तो जस्ट एक पिक्चर थी, उसको इस तरह से चेंज किया गया कि अब वो पिक्चर बोलना शुरू कर दी, उसकी आवाज़ में आप ही की आवाज़ आ गई, यानी आवाज़ ही भी डीप फेक के ज़रिए डाली गई, आपकी इमेज जो है वो भी डीप फेक के ज़रिए चेंज कर दी गई। अब उसका अमल पूरा चेंज हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये जो सेशन हो रहा है, अब हम जो बात कर रहे हैं, कोई बंदा इसके साथ ये भी कर सकता है कि हमने जो बात की उसको कम्प्लीटली चेंज कर दे
और हमारी आवाज़ को पूरा चेंज कर दे, हमारे जो अल्फाज निकले उसको पूरा कम्प्लीटली चेंज कर दें, इवन कि हमारी जो लिपसिंग हो रही है उसको चेंज कर दें, और हम कुछ और ही बोलने लगे, कुछ नेगेटिव बातें करने लगे और उसको फिर पूरी दुनिया में इसको फैला के हंगामा मचा दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो आजकल डीप फेक बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इसका असल रीज़न ये है कि हम एक्चुअली अपनी जो सोशल लाइफ को जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं पूरी दुनिया में, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू दिखावा बहुत करते हैं, क्योंकि हमें एक आदत हमारे अंदर आ चुकी है कि हम बस किसी तरीके से अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दिखाएं। होता ये है कि हमें नहीं पता होता कि कौन हमारा दोस्त है बाज़ औक़ात, या हम अननोन लोगों को ऐड करते, फिर वो हमारे पिक्चर्स को उठाते उसको एआई के थ्रू चेंज करते हैं। बाज़ औक़ात वो आपकी पिक्चर के साथ इतना कुछ गलत कर देते हैं कि बाद में फिर जब वो शो करते हैं टेलीग्राम पर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जब वो अपलोड करते हैं, तो फिर हम खुद ही जो है ना अपने ऊपर पछतावा करते हैं कि ये क्या हो गया। तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आप अपनी जो सोशल लाइफ है ना उसको थोड़ा सा मतलब प्राइवेसी में रखें, जो ट्रस्टेड लोग हैं इनको ऐड करें। अदरवाइज़ ये जो टेक्नोलॉजी जो अभी इतनी एडवांस होने लगी है, वो आगे जाके क्या शोर मचाने वाली है और क्या तबाही मचाने वाली है, शायद हम सबको इसका अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है जो इसको इवॉल्व करने वाली है। और इस टेक्नोलॉजी को हैकर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आगे जाके करेंगे, और इस तरह से होगा कि आपकी एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाएगी जो कि आपने कभी की नहीं है। आपकी तो जस्ट एक 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 तस्वीर होगी, आपको उठा लिया जाएगा उसको सोशल मीडिया से, जो कि बहुत इजीली आजकल हर बंदा ही तो अपनी पिक्चर अपलोड करता है। कहीं ना कहीं गूगल से वो पिक्चर मिल जाती है आपकी, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कहीं ना कहीं मिल जाती है। बस वो एक पिक्चर उठाएगा, उसको इस तरह से खेलेगा, ऐसा एल्गोरिथम लगाएगा, ऐसी वीडियो बनाएगा आपकी कि आपकी फैमिली को भेजेगा। आपकी फैमिली को शायद लगेगा कि हमारा बच्चा जो है उसको पकड़ लिया गया है या वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो गया, जबकि आप एक्चुअली नहीं होंगे। फिर आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि बस आप अपने आप को बस महफूज रखें, अपने आप को और अपनी फैमिली को जो है देखिए, सोशल लाइफ एंजॉय करें, किसी का मना, सबका हक है, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन वही बात है कि अपनी प्राइवेसी में दुनिया को इन्वॉल्व ना करें, और उसका सबसे आसान तरीका बचने का यही है। सही, लाइक डीप फेक एआई लाइक एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर की तरह सामने आ रहा है। ऐसा ही है। एंड हैकर्स की जॉब नहीं खाने वाला। लाइक हम कहते हैं एआई हैकर्स एंड बाकी प्रोफेशंस की जॉब खा जाएगा, बट ये जॉब नहीं खा रहे और इजी करके और एडवांस कर रहा है। ऐसे ही। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि जो वीडियोस पिक्चर्स लीक हो रही है, हमने वो इंटरनेट पे पुश नहीं करी, किसी सेलिब्रिटी की लीक हो रही है, बट उसने अपने पब्लिक अकाउंट पे नहीं डाली हुई, उसने अपने प्राइवेट अकाउंट पे भी नहीं डाली हुई, बट वो इंटरनेट पे आ गई है किसी तरीके से। वो क्या प्रोसेस है, लाइक उसको किस तरीके से रोका जाए और किस तरीके से होता है? अच्छा देखिए शावेज भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर जो देखने वाले लोग हैं इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डेटा होता है वो एक बार आपके मोबाइल में आ गया ना, वो कभी डिलीट नहीं होता। पहली चीज़ इस बात को याद रख लें, ठीक है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ के साथ इनकी पिक्चर्स, इनकी वीडियोस वगैरह लीक होती है, उनसे जब पूछा जाता है तो उनका ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ का यही रिस्पॉन्स आता है कि हम अपना मोबाइल जो है वो सेल आउट करते हैं और उसके बाद से हमारा डेटा निकल जाता है, जबकि हमने डिलीट करके दिया है। क्वेश्चन ये आता है कि डिलीट हो गया डेटा, फिर कैसे लीक हो गया? तो देखें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी कहा, डेटा कभी डिलीट नहीं होता। इस बात को मान लें कि डेटा एक बार आपके मोबाइल में आ गया, इट इज़ नेवर गोना बी डिलीटेड। मैं अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर रहा हूँ, देन भी डिलीट नहीं होता। आपका एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखें, आपका मोबाइल है, आपकी यूएसबी है, आपका कंप्यूटर है। हम जब डेटा को डिलीट करते हैं, जब हम वाइप कर देते हैं पूरा डेटा, कोशिश करते हैं, या मैं आसान वर्ड में करूँ, हम फॉर्मेट करते हैं हमारे यूएसबी, हमारे सिस्टम को फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हो सकती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि डेटा डिलीट हो गया। उसका मतलब ये होता है कि डेटा सामने से ख़त्म हो गया, बैकएंड पे मौजूद है, आप कोई नया डेटा ला सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बुक का शेल्फ है, ठीक है। आपने बहुत सारी किताबें रखी हैं और वो बुक का शेल्फ पूरा भर चुका है, ठीक है। अब जब आप कोई नई किताब उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो जगह पूरी भरी हुई है। अब जब उसमें नई किताब डालना चाहते हैं तो आपको पुरानी बुक हटानी पड़ेगी। जब पुरानी बुक हटेगी तो नई बुक आएगी। तो वो जो पुरानी बुक है वो समझे कि डेटा के अंदर भी यही है। आपका पुराना डेटा मौजूद है, बाहर लगेगा कि शायद खाली हो गया, अंदर मौजूद है। जब तक आपका पुराना डेटा, यानी वो ओवरराइड नहीं हो जाएगा नए डेटा से, आपका नया डेटा, आपका पुराना डेटा नहीं जाएगा। अब आपकी यूएसबी
टीबीज़ में होती है, जीबीज़ में होती है, आप कितना डेटा आप उसमें नया रिस्टोर करते रहेंगे, वो भी तो डेटा अभी रिस्टोर करेंगे ना, उसके अंदर मतलब इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे नया डेटा भी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि डेटा कभी डिलीट नहीं होता, उसको बहुत इजीली मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। शायद वो मैट्रिक फेल, या मैं कहूँ कि वो इंसान जिसने इतनी स्टडीज़ नहीं की होती, वो एक मोबाइल पर सिंपली रिपेयर कर रहा होता है, वो मोबाइल बेचने वाला होता है, अक्सर उनके पास आपका जो है वो जब मोबाइल आता है, जब आप उनको अपना डेटा डिलीट करके बेच देते हैं, आप कहते हैं नया मोबाइल लूँगा, वो आपके मोबाइल से अक्सर और बेशतर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा बट कुछ मखसूस लोग ऐसे होते होंगे, और फिर आपके मोबाइल में से सबसे पहले वो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर चलाते, टूल्स चलाते हैं, और सारा जो डेटा होता है ना, जो आपको बाहर लगता है सामने से क्लियर हो गया, लेकिन बैकएंड पे मौजूद है, बहुत सारा डेटा मौजूद है, वो सारा आपका डेटा निकालते हैं, चेक करते हैं जो उनके काम का होता है, फिर या तो फिर आपको थ्रेड करते हैं, आपकी कुछ पर्सनल पिक्चर्स वीडियोस आ जाती हैं, आपको थ्रेड करते हैं, या फिर वो पब्लिकली आपको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, वही बात अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डेटा कभी डिलीट नहीं होता, बहुत इजीली सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, उसको किल करने का, अगर आप फॉर एग्जांपल, अब आप एक सवाल ये आता है, लोग कहते हैं कि डेटा डिलीट नहीं होता, तो क्या करें फिर हम, क्या मोबाइल कभी नहीं बेचे? तो देखिए, आसान तरीका ये ज़िंदगी आसान करने के लिए कि प्लीज़ अपना मोबाइल ना बेचें, ना बेचें आप, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखिए मोबाइल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, आप हार्ड डिस्क को तोड़ देंगे, चले हार्ड डिस्क का आप दूसरी हार्ड डिस्क परचेज़ कर लेंगे, यूएसबी तोड़ देंगे, चले यूएसबी आ जाती है, सस्ते में आ जाती है, लेकिन मोबाइल की आप उसको अंदर से खोल के इसके सोल्डरिंग वगैरह हटा कर, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप मोबाइल वगैरह जो होते हैं स्पेशली, उसको आप अपने पास ही रखें। किसी भी डेटा को किल करने के दो तरीके हैं, तो हार्ड ड्राइव को तोड़ दें, फोड़ दें, जला दें, जो कि अक्सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ ऐसे स्पेशल टूल्स होते हैं जो आपका जो डेटा होता है बेसिकली वन एंड जीरोस की बिट्स में जो है ना वो स्टोर होता है, तो उस बिट्स को बिल्कुल आप ज़ीरो से झड़ से किल करते हैं। उसके लिए बहुत महंगे सॉफ्टवेयर दुनिया में मौजूद हैं। वो जो इंसान होते हैं हमारी तरह नॉर्मल लोग होते हैं, वो सिंपली अपने एक हाथ डिवाइस के लिए जो है वो डेटा को किल इतना करने के लिए इतना महंगा सॉफ्टवेयर परचेज़ नहीं करेंगे। तो आसान प्रैक्टिस ये है कि आप अपने मोबाइल को किसी को सेल आउट ना करें। अक्सर बेशतर ये भी चीज़ नोटिस की जाती है कि लोग जो होते हैं अक्सर घर में बैठे होते हैं, और वो अपनी सिंपली एक पिक्चर्स ले लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा अनड्रेस करके पिक्चर ले लेते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ या कैसी दिखती हूँ, या फिर किसी को ट्रस्ट करके वो कहते हैं कि चल यार मैं उसको पिक्चर्स जो है ना अपनी लेकर वो सेंड कर देते हैं। स्पेशली इन चीज़ नौजवानों में बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर लाइक ऑनलाइन रिलेशनशिप्स के कल्चर्स में ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। अक्सर होता है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अब हम समझते हैं वो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, चले ठीक है हमने उस पर ट्रस्ट कर लिया, अगर जो उसे डिलीट कर भी दिया, अब वही मेरा एक सेंटेंस याद रखिएगा, डेटा का भी डिलीट होता है, उसके सिस्टम में चला गया, उसे डिलीट कर दिया, बज़ाहिर डिलीट हो गया लेकिन नहीं हुआ बैकएंड से। अब वो अपना मोबाइल फ़ोन बेचने के लिए जाएगा, बैकएंड से कोई सारा डेटा रिकवर कर लेगा और आप एक्सपोज होंगे, आपकी ही प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। प्लीज़ कोशिश करें अपने सिस्टम्स को, अपने एसेट्स को जो है ना उसको प्रोटेक्ट करें, और ना बेचें। बेहतर तरीका ये है कि या तो हार्ड ड्राइव निकाल के अपने पास रख लें, बेचें ना बस किसी भी तरीके से। अगर बेचना ही है तो बस इसको तोड़ फोड़ के जला कर किल कर दें, और ऐसा किल कर दें कि उसकी जो राख है ना वो भी किसी को ना मिले, क्योंकि एट द एंड आप ही जिम्मेदार हैं अपने आप को, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। That's it। Like, इससे पता चलता है कि इंटरनेट की दुनिया बहुत ज़्यादा स्कैरी भी है, एक बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा। स्कैरी है, बहुत खतरनाक है भाई। जितना आपको ईज़ पहुंचा रही है ज़िंदगी के अंदर, उससे ज़्यादा आपको थ्रेट पहुंचा सकती है। अगर आप उसको यूज़ करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स ना पढ़ लें। हम तो सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ के लिए आते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम जिस चीज़ के अंदर घुसने जा रहे हैं उसके कितने सारे बैकडोर्स ओपन है ऑलरेडी, जिसका हैकर्स बहुत इजीली फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फुरकान भाई, एक ये सवाल उठता है, लाइक बहुत बेसिक सवाल भी है, हम हैकिंग विंडो से परफॉर्म तो नहीं कर सकते, एंड हैकर्स जो हैकिंग परफॉर्म करते हैं वो किस तरीके से, मतलब उनको कोई प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिससे वो हैकिंग परफॉर्म करते हैं? देखिए, प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे अवेलेबल है। लोग जो बड़े हैकर्स होते हैं वो अपने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो विंडोज़ के ज़रिए करें। विंडोज़ में बेसिकली आपके डिफेंडर्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो आपको इतने पॉसिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करता। बेसिक लेवल की तो आप कर सकते हैं हैकिंग वगैरह, अगर हैकर्स की बात करें वो कर लेते हैं।
करने वाला तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो बेसिकली जो चीज़ यूज़ होती है उसके अंदर फिर वो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर फिर मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं, काली लिनक्स है और बहुत सारी हैं जो हैकर्स जो है वो यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात जो मैंने आप जैसे आपको कहा है एडवांस हैकर्स होते हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, अपने सिस्टम्स को कस्टमाइज़ करते हैं, अपनी मशीन्स को कस्टमाइज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स की मशीन्स उठाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बना के अपनी एक मशीन बनाते हैं, इतनी पावरफुल मशीन बनाते हैं कि वो पासवर्ड्स और डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें क्रेडेंशियल्स होते हैं और उसको एज सून एज पॉसिबल जो है ना वो क्रैक कर पाए। तो वही बात है कि कस्टमाइज चीज़ें हो जाती हैं और फिर उसमें डिफरेंट किस्म के टूल्स एम्बेड किए जाते हैं अपने टारगेट को सामने रखते हुए, और इस तरीके से वो बहुत सिंपली तरीके से हैकिंग कर सकते हैं। सही सही। एंड अगर मैं लाइक एक नॉर्मल बंदा हूँ लाइक, एंड मुझे प्रोटेक्ट होना है, मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ इन चीज़ों के बारे में कि मेरा डेटा है एक इंटरनेट की दुनिया में एंड कुछ भी हो सकता है, मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो कौन सी मेन चीज़ है जिससे मैं खुद प्रोटेक्ट हो सकता हूँ? शाविज़ भाई, अगर प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, हर चीज़ में प्रोटेक्शन है, हर चीज़ में आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। देखिए हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कॉन्सेप्ट है, हम तो अपने आप को सेव करने के लिए भी जो है ना फ्री की चीज़ की तरफ भागते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम फ्री की चीज़ ढूंढते हैं। हमने जो विंडोज़ की इंस्टॉलेशन की भी है वो क्रैक वर्जन भी हम इंस्टॉल करते हैं। हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन करने के बाद जो एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, मैकेफी हो या वट कोई भी हो, वो फ्री वर्जन का इंस्टॉल करते हैं। मतलब अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी फ्री वर्जन इंस्टॉल करते हैं। आपको लगता है कि कोई इंसान फ्री में कुछ बेचता है? इस दुनिया में एक बात याद रखिएगा, कोई इंसान कुछ भी फ्री में नहीं बेचता। ये जितने भी क्रैक वर्जन्स होते हैं, एट द एंड उसके पीछे कोई ऐसी मेलिशियस स्क्रिप्ट फाइल छुपी हुई होती है। जब आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं टॉरेंट से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर तो उड़ जाता है, लेकिन उसके बैकएंड पर कोई ऐसी स्क्रिप्ट रन हो जाती है जो या तो आपका डेटा चोरी करने में मदद देती है उस हैकर को, पॉसिबली आपके लैपटॉप मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है या बैक कैमरा है वो उसको ओपन कर सकती है। आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपका कैमरा खुला हुआ है, आपको नहीं पता होगा, आपको कोई इंटीमेट नहीं करेगा, बैक एंड से आपका कैमरा खुला है, उसके पास सारी स्ट्रीमिंग जा रही है। और फिर अक्सर औकात हमें जब फ्री की यूएसबी कहीं रास्ते में मिलती है, हमें केबल्स मिलती है, हम उसको उठा लेते हैं, उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। एक वाकया मैंने अभी बीच में रिसेंटली लिंक्डइन पे सुना था, पाकिस्तान की कोई कंपनी थी, नाम मेंशन करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है, उसके सीईओ थे, इवन सीईओ खुद बड़े टेक्निकल बंदे थे। उन्होंने अपना मोबाइल चार्ज पे लगाया था और मोबाइल चार्ज पर लगाने के बाद वो अपने ऑफिस से बाहर आते हैं तो इनको ये पता चलता है कि इनके मोबाइल में ठीक ठाक किस्म की जो ट्रांजेक्शन थी, मुझे याद नहीं है अमाउंट, बट ठीक ठाक किस्म की जो ट्रांजेक्शन थी वो परफॉर्म हो गई। ना उन्होंने अपना मोबाइल अकाउंट कहीं खोला हुआ था, जो बैंक अकाउंट था उन्होंने कहीं खोला हुआ था। क्या हुआ, जब सीसीटीवी फुटेज निकाली तो सिर्फ इतना पता चला कि जो क्लीनर था इनके ऑफिस का वो आया, उसने सिर्फ और सिर्फ वो जो चार्जिंग केबल थी ना वो चेंज की और अपनी चार्जिंग की भी लगा ली। अब आप सोचिए कि हम उस चार्जिंग केबल से उनकी कितनी बड़ी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो गई, कितनी बड़ी चोरी हो गई। उसका एंड गोल क्या था मुझे नहीं पता कि उसको क्लीनर को पकड़ा नहीं पकड़ा, लेकिन वही बात है कि हम तो हमें तो हमारा मकसद हमें अबूर करना होता है। हम जाते हैं लोगों के पास, सिंपली चार्जिंग केबल मांगते फिरते हैं, हम लगा लेते हैं, हम लोगों की यूएसबी ले लेते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं। हमें पता ही नहीं इसमें किस किस्म का मेलवेयर छुपा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है, हमारे डेटा को पूरा हैक कर सकता है। वो डेटा को जो है डिफरेंट किस्म के हमारे पैकेट्स को स्निफ कर सकता है, हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं। तो सिंपली कोई भी फ्री की जो चीज़ होती है, देखिए कोई इंसान फ्री में नहीं बेचता, और जो फ्री में बेचता है इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता ही है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लव एवरीवन बट डोंट ट्रस्ट एनीवन। क्यों? क्योंकि मोहब्बत तो उसमें सबसे करनी है, लेकिन ट्रस्ट सब पे नहीं करना। तो अपने एसेट्स को किसी और के हाथ में ना दें, किसी फ्री की चीज़ को इस्तेमाल ना करें, सिक्योर करें अपने आप को, बचाएं और अपनी प्राइवेसी को स्ट्रांग रखें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करें, ठीक है। पासवर्ड्स को थोड़ा सा मुश्किल बनाएं, एक बार याद कर ले, रटा मार ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसको मुश्किल ऐसा बना लें कि किसी को क्रैक करना आसान ना हो। क्योंकि पासवर्ड्स की पूरी डिक्शनरीज जो है ना वो आजकल पूरी दुनिया में मौजूद होती हैं, वो इजीली उसके ऊपर ब्रूट फोर्स और डिफरेंट किस्म के अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं और आपके पासवर्ड्स क्रैक कर दिए जाते हैं। ईमेल आईडी से वैसे लोगों को पता होती है आजकल।
तो एटलीस्ट पासवर्ड को इतना मुश्किल बनाए कि वो पासवर्ड की डिक्शनरी में भी वो आपका पासवर्ड मौजूद ना हो। और भी बहुत सारे तरीके, लेकिन मेरे ख्याल में ये वो बेसिक चीज़ है जो एटलीस्ट आपको एहतियाती तदाबीर एटलीस्ट लेनी चाहिए। तो ये कन्वर्सेशन तो इंटरेस्टिंग जा रही है बट टाइम इतना नहीं होता। एंड इन लास्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एथिकल हैकिंग और हैकिंग जो भी है ये, इसका अगर मैं लाइक इसे एज एन प्रोफेशन चूज़ करता हूँ तो इसका क्या है, मेरा फ्यूचर बनता है, लाइक इस चीज़ का कोई फ्यूचर है एंड इसमें जॉब्स, इसमें ऑन बिजनेस होता है, या लाइक इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रीफली बता दें। देखिए, आपने कहा एथिकल हैकिंग एंड हैकिंग, हैकिंग में तो अल्लाह माफ़ करे कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि हैकिंग तो होता ही इस पर्पज़ से कि किसी को नुकसान पहुंचाए, हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। एथिकल हैकिंग में ऑब्वियसली यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अगर आप इसको चूज़ करते हैं अपने करियर के लिए। सिक्योरिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। देखें, आप फिज़िकल सिक्योरिटी की बात करें, आपको कभी ऐसा लगा है कि पुलिस या रेंजर्स इस तरह की जो हमारी आर्मी होती है इसको ख़त्म कर दिया जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, उनको हमेशा रखा जाएगा। तो दुनिया की जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, चाहे वो एआई हो या डिफरेंट किस्म की ब्लॉकचेन हो, हर चीज़ के अंदर सिक्योरिटी का चंक मौजूद है। हमारे पास दुनिया में इवन एथिकल हैकर्स कम है, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है एथिकल हैकर्स कम है। तो आपके पास तो एक बहुत अच्छा एक ग्राउंड मिला हुआ है, आप इन चीज़ों को लर्न करें, सीखें। यूट्यूब पर बेशुमार ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, आप स्टार्ट करें, बेसिक से स्टार्ट करें, नेटवर्किंग की बेसिक्स सीखें, लिनक्स की बेसिक्स सीखें और उसको करियर को परस्यू करने की कोशिश करें पॉजिटिवली। इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव इंटेंशन है तो ज़रूर सीखें और इस चीज़ में ज़रूर इनरोल हो, ताकि आपकी आपके कंट्री को और आपको स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको और आपकी फैमिली को, आपके अराउंड जो लोग हैं वो उनको फ़ायदा हो। क्योंकि आप अगर सीखेंगे तो आप दूसरों को सिक्योर कर पाएंगे, दूसरों को बता पाएंगे, दूसरों को एम्पावर कर पाएंगे। तो ज़रूर सीखें और इसमें ज़रूर एडवांस हो कैरियर में। लाइक हैकिंग तो नहीं बट एथिकल हैकिंग हर किसी को, बंदे को थोड़ा थोड़ा सा बेसिक जान लेना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में आजकल हर कोई है एंड हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। एंड आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपको अपने पर होने वाले अटैक के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, इस वजह से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड हमें इस वीडियो से ही बहुत सारे टॉपिक मिले नेक्स्ट पार्ट्स के लिए, जैसे टॉर्नेट हो गया एंड क्रैक सॉफ्टवेयर एंड बहुत सारी चीज़ें हम फुरकान भाई को अपने साथ रखेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में भी। अगर आपको इन सब चीज़ों को जानना है तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड फुरकान भाई के साथ हम आगे और भी ऐसे पार्ट्स बना सकते हैं अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ। देखिए, बात सारी आती है रिस्पॉन्स पे। और इसी उम्मीद के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड फुरकान भाई को अल्लाह हाफिज़ करते हैं। थैंक यू।